माई सेल्फ लोकेश छाबड़ा। मैं वैसे तो जेबीटी हूँ सर, बट DW ऑफिस में MIS और HRMS के काम के लिए रिक्रूट किया हूँ। तो मैं आज आपको इस सेशन में HRMS और ई-सैलरी के बारे में आपको बताऊँगा। जो आपको क्वेरीज हो उसके बारे में मुझसे पूछते रहिएगा जी। अब शुरू करते हैं सर, क्योंकि दोनों पोर्टल आपकी जो डेली रूटीन है उसके अंदर बहुत काम आने वाले हैं। HRMS और ई-सैलरी, इस पर सभी कर्मचारियों का आपका डाटा है। HRMS पे आपका टोटली डाटा, जितने भी कर्मचारी आपके हैं सबका डाटा इसके ऊपर अवेलेबल है। जो भी नया एम्प्लॉय आता है उसकी सबसे पहले जो भी शुरुआत होती है वो ई-सैलरी में होती है। ई-सैलरी में आपके दो तरह के लॉगिन हैं, एक तो EDP का और एक है EDS का। EDP मतलब 1 से 8 और EDS हो गए 9 से 12। जो EDP का लॉगिन है उसके अंदर हमारे JBT, मास्टर, CNV ये सब लोग आते हैं, उनका डाटा उसके अंदर फीड किया जाता है। और जो EDS वाले हैं उसमें हमारे लेक्चरर, क्लर्क, क्लास 4, प्रिंसिपल, इन सब का डाटा वहाँ फीड किया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ई-सैलरी से, क्योंकि सबसे बेसिक हमारा सबसे जो भी नया एम्प्लॉय आता है तो ई-सैलरी में उसकी शुरुआत की जाती है। ई-सैलरी के मेकर में हमारे को जाना होता है, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक चेकर का, एक मेकर का। सबसे पहले मेकर में हमने यूज़ करना होता है। मेकर के अंदर हमने सबसे पहले यूनिक कोड क्रिएट करना होता है किसी भी एम्प्लॉय का। तो मेकर के अंदर मैं खोल के बताता हूँ यहाँ पे आपको। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सामने स्क्रीन का आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने मेकर खोला हुआ है। इसमें भी यूजर आईडी आपका और पासवर्ड आपको स्कूल में मिले हुए हैं सभी। सबसे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ यूनिक कोड फॉर पे, UCP फॉर EPS। इसके अंदर जाके हमारे को किसी भी एम्प्लॉय का सबसे पहले यूनिक कोड क्रिएट करना है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें उसकी भरनी होती हैं, नाम, उसका पे टाइप क्या है, वो आपका एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, थर्ड पार्टी है, क्या है, वो सारा यहाँ उसका पैन नंबर वगैरह सब कुछ डाल के उसका एक यूनिक कोड क्रिएट होता है। उस यूनिक कोड क्रिएट करने के बाद उसको चेकर के अंदर जाकर वेरीफाई करना होता है। ये चेकर का ऑप्शन है हमारा। इसके अंदर हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वेरीफाई पे डिटेल फॉर EPS। यहाँ वेरीफाई करने के पश्चात फिर आगे का काम जो है वो हमारा मेकर में शुरू होता है। अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। जब मेकर में हम जाते हैं, सबसे पहले किसी का भी कोड बनाने के बाद हमारे पास अगर हमने एम्प्लॉई है तो यहाँ उसको एम्प्लॉई सेलेक्ट करके उसका कोड बनाना है। एम्प्लॉई सेलेक्ट करने के बाद वहाँ वेरीफाई करने के पश्चात फिर हमारे पास वो जो उसका यूनिक कोड है वो यहाँ आ जाता है, हमारा सेकेंड पार्ट में आ जाता है। इस वाले पोर्शन में आ जाता है सर, ऐड एम्प्लॉय डिटेल में। ऐड एम्प्लॉय डिटेल में हम उसका सारा डाटा भरते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप खुलता जाएगा एडिट जॉब डिटेल का। उस जॉब डिटेल के बाद अगला स्टेप खुलेगा एडिट सैलरी डिटेल का, और सैलरी डिटेल के बाद अगला स्टेप खुलेगा एडिट डिडक्शन डिटेल का। ये सारे स्टेप पूरे करने के पश्चात फिर हमारे को उसका डाटा HRMS में एक्सपोर्ट करना होता है। यहाँ सारा कुछ भरेंगे हम उनका, और अगर किसी का बाई चांस कुछ रह भी जाता है तो हम यहाँ पर जो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं सारे, ये देखिए, एडिट एम्प्लॉय डिटेल, ऐड और एडिट जॉब डिटेल, ऐड और एडिट सैलरी डिटेल, ऐड और एडिट डिडक्शन डिटेल, ऐड और एडिट लोन डिटेल, इनमें भी जाके हम उनके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जी। जब ये चेंजेस करने के उपचार चेकर में जाके इसको सेकंड वाले ऑप्शन में, एम्प्लॉय में सेकंड का ऑप्शन आता है कि एम्प्लॉय वेरीफाई एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन चेंजेस, यहाँ पे जाके उनको वेरीफाई करेंगे। पहले हम वेरीफाई करने के पश्चात फिर हम यहाँ ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट डाटा टू HRMS। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उस एम्प्लॉय का नाम आएगा, उस डाटा को हम एक्सपोर्ट करेंगे HRMS में। सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, अगर एलिमेंट्री का तो एलिमेंट्री, सेकेंडरी का तो सेकेंडरी। इस तरह से आपके पास एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको सभी डाटा मिलेगा यहाँ पे से। एक तो है अपडेटेड एम्प्लॉइज, दूसरा है नॉन अपडेटेड एम्प्लॉइज, और तीसरा है ऑल एम्प्लॉइज व्यू और एडिट। इसके अंदर भी जाके आपको सब दिख जाएगा कि कौन से एम्प्लॉय का डाटा हमारे को एक्सपोर्ट करना है। उसके नाम के आगे यहाँ पे व्यू की जगह एडिट लिखा है। एडिट जो नाम आएगा हम क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल खुलेगी आगे। अभी यहाँ पे कोई ऐसा नया वाला एम्प्लॉय है नहीं, तो इसलिए यहाँ डिटेल नहीं दिख रही है। उसके अंदर वो पूछेगा कि कहाँ पे वर्किंग है, कौन सी स्ट्रीम का एम्प्लॉय है, किस
पोस्ट का एम्प्लॉई है, पोस्ट वहाँ पे जब नज़र आएगी आपको तभी आप डाटा एक्सपोर्ट कर पाओगे। HRMS में उसकी पोस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। जब यहाँ से डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा तो वो HRMS के मेकर में जाएगा। HRMS का मेकर है, उसके भी 3 पार्ट है HRMS में, एक लेवल एडमिन, दूसरा है चेकर और तीसरा है मेकर। लेवल एडमिन जो है वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वहाँ पे हम सभी चीज़ों की परमिशन देते हैं सभी को। मैं दिखाता हूँ उसमें आपको जो है, यहाँ पे हमारे को लेवल एडमिन सेलेक्ट करना है उसमें। देखिए लेवल एडमिन में हमारी ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है ऐड यूज़र। ऐड यूज़र करने का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, जो भी हमें कोई चेकर क्रिएट करना है अलग से तो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं इसमें जाकर। और अगर हमने किसी ऑलरेडी चेकर को मॉडिफाई करना है, जैसे कोई हमारे प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर हो गए या कुछ और कारणों से वो चले गए स्कूल से, तो कोई नया DDO बनता है या नया प्रिंसिपल बनता है तो उसका नाम कैसे चेंज करेंगे इसमें हम। सबसे पहला ऑप्शन तो ऐड यूज़र का है, उसके नीचे ये ऑप्शन आते हैं हमारे सर, ये सारे ऑप्शन देखो हमारे चेकर बने हुए हैं। इसमें किसी का भी एडिट करना है तो हमारे को यहाँ एडिट पर क्लिक करना है, उसका यूनिक कोड डालना है, जो भी नया आपका DDO है या प्रिंसिपल है, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ। ऐड नया नहीं करना, एडिट करना है जाके। अगर ऐड उस कंडीशन में करना है अगर आपको नया कोई चेकर बनाना है तो, अगर किसी का नया स्कूल बना है या कुछ हुआ है तो। अगर एडिट करना है तो ये प्रोसीजर अपनाना है, ये करेंगे। इसके बाद क्लिक करेंगे कहीं पे भी। अब मेरा नाम आप देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ आपको दोनों पावर देनी है, एस्टेब्लिशमेंट भी और DDO पावर भी। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करना है, अपडेट करेंगे तो ये OTP का ऑप्शन भेजेगा। अब मैं इसमें अगर OTP डाल दूँगा यहाँ पे तो मेरा नाम यहाँ पर एडिट हो जाएगा। ठीक है जी, आपको कोई भी नया यूज़र क्रिएट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नया यूज़र जितने क्रिएट करते जाओगे वो डिलीट नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं स्टैंड करते रहेंगे। ठीक है सर। अब दूसरी बात है इसके अंदर, सेकेंड ऑप्शन आता है परमिशन देने का। आपके पास कौन कौन से एम्प्लॉइज़ हैं उनकी डेजिग्नेशन के अनुसार यहाँ परमिशन दी जाती है। देखिए सबसे पहले मैं चेकर सेलेक्ट करूँगा, कौन से चेकर को परमिशन देनी है मैंने। अब हमारे ऑफिस में कई सारे चेकर हैं, किसी के पास मास्टर सीट है, किसी के पास CND सीट है, किसी के पास JBT की सीट है, तो उसके अनुसार उनको परमिशन दी जाती है। जिस तरह ही अशोक जी हैं, ये JBT सीट को डील करते हैं, तो इनको हमने JBT की सारी की सारी परमिशन JBT की दी हुई है। इसी तरह आप अपने चेकर में तो आपको सबको देनी है, क्योंकि आपका तो एक ही चेकर है। ठीक है, तो वहाँ सभी की आपको सर्विस बुक की परमिशन, ये परमिशन यहाँ पे आती हैं। देखिए ये सारी परमिशन है। किसी का ACP का नोटिंग जनरेट करनी है, नोटिंग किसकी जनरेट करोगे आप, सिर्फ क्लास पर की, क्योंकि क्लास पर की फंडिंग अथॉरिटी आप लोग हो। बाकी की नोटिंग जो जनरेट होगी, जिसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की फंडिंग अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जिसकी डायरेक्टर लेवल की है वो डायरेक्टर लेवल पे होगा, उसकी नोटिंग की परमिशन आपको नहीं देनी है। ठीक है जी, परमिशन अगर आप दे भी दोगे तो नोटिंग जनरेट नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर लेवल से ACP जो है वो नोटिंग में वापस आता है, तो नोटिंग की परमिशन अगर दी होगी तभी आपके स्कूल में दिखेगा, अदरवाइज वो आपके स्कूल में नहीं दिखेगा। तो परमिशन आप बेशक दे दीजिए, बट नोटिंग जनरेट किसी उसकी नहीं करनी है जिसकी आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। ठीक है सर। अब यहाँ जो परमिशन मेन देने वाली होती है, सबसे पहली परमिशन होती है सर्विस बुक की। ये सर्विस बुक को सिलेक्ट करेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद सर्च के ऑप्शन में दबाएंगे, ये नीचे हमारे ऑप्शन खुल जाएंगे सब सारे। देखिए सभी डेजिग्नेशन आ रहे हैं, सभी रूल आ रहे हैं। अब जिसको भी परमिशन देनी है उसके नाम के आगे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसकी BO की परमिशन दे रहा हूँ और यहाँ अपडेट कर देंगे तो वो परमिशन अपडेट हो जाएगी। ठीक है सर। इसी तरह हमारे को उनकी दूसरी परमिशन देनी है ACR की, दोनों चीज़ें और पनिशमेंट की, 3 चीज़ की परमिशन तो मिनिमम देनी ही देनी है। उसके अलावा परमिशन कौन सी देनी है, ACP जनरेट करने की, ACP फॉरवर्ड करने की, ये सारे ऊपर आपको नजर आएंगे यहाँ पे सर।
इसी की वजह से हमारी चीज़ें रुकती हैं सारी की सारी। ये सारी की सारी परमिशनें आपको यहाँ पर चेक करके दे देनी है, अपडेट कर देनी है उस चेकर को। चेकर में परमिशन जब अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद ये हमारे को सारा डाटा चेकर में दिखेगा। वहाँ पे भी चेकर में भी सेम प्रोसीजर में हम मेकर बनाएंगे। मेकर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें चेकर में रहती हैं। मेकर सिर्फ क्या करता है, चीज़ों को इनिशिएट कर सकता है, उसमें डाटा फीड कर सकता है, उसके अलावा बाकी कोई काम वो नहीं कर सकता। मैं आपको चेकर का भी एक्सपीरियंस दिखा देता हूँ इसमें। देखिए चेकर में भी ऐड यूज़र और यूज़र परमिशन का ऑप्शन है, ठीक है जी। ऐड यूज़र किसके लिए करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेकर के लिए। अब यहाँ पे मेकर बने हुए हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए मेकर बना हुआ है इसके अंदर भी। अब यहाँ भी अगर किसी और को मेकर बनाना है तो उसका भी आप एडिट करना है ऐसे सेम यूनिकोड, और उसको सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पावर देनी है, वीडियो पावर नहीं देनी है यहाँ पर, ठीक है जी। अब सेकंड ऑप्शन इसके अंदर वही परमिशन का है, यूज़र परमिशन का। अब यहाँ पर आप परमिशन सारी इकट्ठी दे सकते हो। इसके अंदर मैं दिखाता हूँ फिर आपको। देखिए सारे टिक किए हुए हैं। इस तरह आप इकट्ठे इसको टिक करके और लास्ट में जाके अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिंगल सिंगल करनी है, यहाँ आप सारी परमिशन इकट्ठी दे सकते हो, ठीक है सर। अब सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर, ई सैलरी के अंदर हम जाते हैं दोबारा। ये तो हो गया था हमारा सर अलॉटमेंट ऑफ यूसीपी, एडिट पे डिटेल, एडिट लोन डिटेल, एडिट सब कुछ करने का। एडिट जो हम ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट करने के उपरांत HRMS का डाटा चला जाएगा सारा। अगर हमारे को ई सैलरी में और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं। किसी का लोन की डिटेल ऐड करनी है, किसी ने GPF लिया, किसी ने वेट लोन लिया, किसी ने फेस्टिवल एडवांस लिया, वो सारी डिटेल यहाँ एडिट हो जाती है। कोई भी एम्प्लॉई है, जैसे हम क्लास 4 ले लेते हैं अपना ही, इसने वेट लोन भी लिया हुआ है, फेस्टिवल लोन भी लिया हुआ है, तो यहाँ जाकर हम पुराने वाले लोन को भी एडिट कर सकते हैं और नया लोन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हम उसकी सैलरी डिटेल, उसका टैक्स की डिटेल, उसकी GPF की डिटेल, NPS तो फिक्स है तो NPS वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको आपको चेंजेस कुछ नहीं करनी है। तीसरा आ जाता है सर इसके अंदर, ये है एम्प्लॉय इनकम टैक्स प्रोसेसिंग का। अब हम हर महीने या हर क्वार्टरली TDS की रिटर्न भरते हैं, वो TDS की रिटर्न हम इसके द्वारा भर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो आता है यहाँ पर इसके अंदर अदर बिल में डाउनलोड TDS फाइल के नाम से। जो हम क्वार्टरली रिटर्न बाहर से भरवाते हैं, किसी CA से भरवाते हैं, वो हम यहाँ से भी इसको जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। अभी तक ये पिछला चल रहा है क्योंकि अभी अगला वाला शुरू नहीं किया इन्होंने। क्वार्टर सेलेक्ट करना है। क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद ये पिछली रिटर्न का टोकन नंबर भरना है हमारे को। बिन डिटेल हमारी आती है सर, नो यूर बिन करके एक ऑप्शन है यहाँ पे। ये सैलरी में अगर आप बाहर देखेंगे तो नो यूर बिन करके एक ऑप्शन है। क्या दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये राजी नो यूर बिन आपका, ठीक है सर। इसके अंदर आप अपना PAN नंबर भरेंगे और अपना ट्रेजरी का एक यूनिक कोड होता है, उसको लिख लीजिए 1014495 1014 495। ये उनका कोड भरा जाएगा 1014 495 सर, 1014495 ट्रेजरी का जरिए। यहाँ पे PAN नंबर भरेंगे। PAN नंबर भरने के बाद यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट करेंगे कौन सी है आपकी। ऑल फॉर्म टाइप कर देता हूँ यहाँ पे 1014 495 से।
नहीं सर, करनाल ट्रेजरी का ही एक ही रहेगा सर, सबका एक ही रहेगा सर, क्योंकि सारी रिटर्न ट्रेजरी के थ्रू भरी जाती हैं। जी सर। जी नहीं सर, 3 मंथ के बाद भेजनी है, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न जमा होती है सर। 6 मंथ के बाद भेजेंगे तो आपका उस क्वार्टर का 200 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा। जी 200 रुपये पर डे फाइन है सर उसके ऊपर, अगर आप टाइमली रिटर्न नहीं भरते हैं तो। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी भर सकते हैं, इसके अंदर से भी डिटेल निकाल के आप सीए को भेज सकते हैं, या एक सॉफ्टवेयर होता है जावा का और एक फाइल होती है, वो आपका क्लरिकल काम है, तो अगर क्लर्क कर पाएगा तो हो जाएगा उसमें, या आप कर सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं उस चीज़ को, वो मैं बता दूंगा जैसे भी होगा। ठीक है जी, क्योंकि वो हर क्वार्टर में भरनी जरूरी है आपको। बिल्कुल सर, 3 मंथ के बाद आपको देनी है, नेक्स्ट मंथ पूरा मंथ होता है आपके पास, उसमें देनी जरूरी है। और एनुअल का जो है, एनुअल के बाद 2 मंथ होते हैं। मार्च वाली जो रिटर्न भरनी है आपको, वो मई तक भरनी है। ठीक है जी, बाकी सब 1-1 महीने के अंदर भरनी है, और मार्च वाली जो है वो 2 महीने के अंदर भरनी है, क्योंकि उसके अंदर क्वार्टरली भी जाती है और एनुअली भी जाती है। यहाँ पे आपका 10 नंबर वगैरह सब अपडेट है ऑलरेडी। ये देखिए, ये 10 नंबर आ रहा है यहाँ पे, और ये आपका प्रान रजिस्ट्रेशन नंबर है डीडीओ का। इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है जब एनपीएस का कोई फॉर्म भरा जाता है। SGV करके लिखा है ना सर, SGV 0074820, ये है डीडब्ल्यू ऑफिस का। आपके अपने अपने ऑफिस के ऑलरेडी अलॉटेड है, जो ई सैलरी में अपडेटेड है। अगर किसी को भी एनपीएस का नया फॉर्म खुलवाना है या एनपीएस में कोई करेक्शन करनी है, तो ये नंबर उनको चाहिए होता है। ठीक है जी, और ये ट्रेजरी का है प्रान वाला रजिस्ट्रेशन नंबर 400124, ये भी उस फॉर्म के अंदर भरा जाता है। ये आपको वहीं पे फीड मिलेगा आप वाले में 400124। ये आपका 10 नंबर है, जिस 10 नंबर के अगेंस्ट में आपकी रिटर्न भरी जाती है। जैसे ये RTKD02761D है, ये डीडब्ल्यू ऑफिस का है। इस 10 नंबर से आप बिन नंबर से डिटेल निकाल सकते हैं। मैंने अभी बिन नंबर बताया था ना आपको, ये वाला यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना है, और यहाँ पे ट्रेजरी वाला जो मैंने कोड बताया था अभी आपको, यहाँ मंथ सेलेक्ट करेंगे क्वार्टर का, ये देखिए जैसे बिन डिटेल आ गई है सर। ये बिन डिटेल से हमारे को एक रिसिप्ट नंबर, एक वीडियो का सीरियल नंबर और ये डेट, ये हमारे को ई सैलरी में डाउनलोड ETTS फाइल में हमारे को भरनी है। जी सर, विदाउट प्रान आप 2 महीने तक सैलरी निकाल सकते हो, उसके बाद सैलरी नहीं निकलेगी। सर पहले तो ये होता था कि प्रान का फॉर्म भर के आपको ट्रेजरी में सबमिट कराना होता था। अब आप ENPS से भी आप उसका प्रान नंबर खोल सकते हैं, वो भी आपका जल्दी अपडेट हो जाता है। ENPS से सर एक साइट है। हाँ जी सर, आप खुद भी खोल सकते हैं उसमें, उसके लिए ट्रेजरी जाने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्म ऑटोमेटिकली ट्रेजरी चला जाएगा। ट्रेजरी वाले उसको वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद उनका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा। जी ENPS है। ये सर इसके ऊपर वीडियोज भी इसमें नज़र आ जाएंगी आपको, मैं उसकी साइट का लिंक भेज दूंगा सर, ग्रुप बना के ना उसको ग्रुप में डाल दूंगा सर। अब सेकंड अगला पार्ट, हाँ जी बना दूंगा जी उसका भी। अब मेकर के अंदर हमारे पास और चीज़ें जो आ रही हैं, जब हम
किसी का फॉर्म 16 वगैरह कुछ फीड करते हैं, तो फॉर्म 16 के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर किसी ने पुरानी स्कीम से फॉर्म 16 लेना है तो यहाँ पे ऑप्शन है एम्प्लॉय इनकम टैक्स प्रोसेसिंग का। इसके अंदर हम उसका डाटा फीड करेंगे और पुरानी स्कीम के अनुसार उसका फॉर्म 16 यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी की नई स्कीम है तो सबसे नीचे न्यू डिज़ाइन एम्प्लॉय इनकम टैक्स प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, उनका यहाँ से नई स्कीम से यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आपके अदर बिल जनरेट होते हैं, किसी भी तरह का कंटीजेंसी का बिल, मेडिकल बिल, जीपीएफ बिल, वो सारे इस यानी कि मॉड्यूल के अंदर आपके जनरेट होते हैं। कोई भी आपको बिल बनाना है, टीए का बिल है, मेडिकल का बिल है, जीपीएफ का बिल है, कंटीजेंसी का बिल है, किसी तरह का रिफंड है, वो सारे अदर बिल में जाकर कंटीजेंसी बिल के अंदर बनते हैं। ठीक है सर। उसके बाद अगर बाई चांस किसी बिल के अंदर आपकी कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप उसको एडिट यहाँ कर सकते हैं कंटीजेंसी बिल में और इसमें। बाकी सारी चीज़ें ये रिपोर्ट्स है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ जीके बाय 40 का है ऑप्शन, चेक बिल स्टेटस है। कोई भी बिल आपने ट्रेजरी में भेजा उसका स्टेटस आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, इसके अंदर आपके यहाँ कितने एम्प्लॉई का डाटा है वो सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर यहाँ नज़र आ जाती हैं सर। पेई की रिपोर्ट, कौन कौन से पेई आपने बना रखे हैं, पेई कौन से होते हैं, एक तो एम्प्लॉई हो गए, एक आपके थर्ड पार्टी हो गए, एक आपके कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें हो गई सारी, वो सारे पेई रिपोर्ट इसके अंदर आ जाते हैं। पे बिल रिपोर्ट, जितने पे बिल आपने बनाए हैं उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ मिलती है। सपोज सैलरी का बिल किसी का बनाया है या कुछ बनाया तो यहाँ नज़र आएगा। और इसके अंदर यहाँ ऑप्शन आते हैं पे बिल का, पे बिल यानी इनर पार्ट हो गया। जो भी पे बिल आप बनाते हैं उनकी डिटेल यहाँ नज़र आ जाती है, तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, सब कुछ यहाँ नज़र आता है इसके अंदर। ठीक है। और ये सेकंड पार्ट है जो इसका ट्रेजरी वाउचर, ये इसका बाहर का पार्ट नज़र आएगा, जो ट्रेजरी के अंदर बिल जाते हैं उसके ऊपर नज़र आता है। ये बाहर का पार्ट इसका नज़र आ गया कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, सब ये इसके ऊपर वोचर नंबर वगैरह बाद में लग जाएगा। जो भी शेड्यूल अगर किसी ने निकालना है तो शेड्यूल के लिए यहाँ पर भी प्रोसीजर अलग अलग से हैं। कोई जीपीएफ का शेड्यूल निकालना है तो यहाँ से निकलेगा, किसी भी तरह का एडवांस लिया हुआ है उनके शेड्यूल यहाँ क्लिक करके यहाँ से निकल जाएंगे। इनकम टैक्स के और इसके शेड्यूल मिसलेनियस में जाके निकलेंगे। ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है, ये इंटरेस्ट का शेड्यूल है, ये सारे यहाँ से निकल जाएंगे। अब मेन बात करते हैं हम एचआरएमएस पे। एचआरएमएस में जब यहाँ से ई सैलरी से डाटा एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो एचआरएमएस के मेकर में जाता है। एचआरएमएस का मेकर भी बोलता हूँ यहाँ पर मैं। उसके लिए यहाँ मेकर सेलेक्ट करेंगे। मेकर में इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर जो भी हम नया एम्प्लॉई ऐड करते हैं वो यहाँ दिखेगा आपको। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉई बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाके दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आता है पेंडिंग अपडेशन फॉर रिकॉर्ड्स। इसके अंदर आपको वो एम्प्लॉई नजर आएगा। यहाँ पर उसके 5 स्टेप पूरे करने हैं हमारे को।
5 तरह की डिटेल पूछेगा वो। एक तो उसकी सर्विस की डिटेल पूछेगा, एक उसकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, एक उसकी फाइनेंशियल डिटेल पूछेगा और कॉन्टैक्ट डिटेल। और ये सारी डिटेल भरने के बाद जब हम इसको यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो ये यहाँ से चेकर में चला जाएगा। चेकर में भी हमारे को हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाना है सेम, वहाँ पर हमारे को वेरीफाई में दिखेगा वो, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो सेट ऑब्जेक्शन डेट का ऑप्शन आएगा एक, वो ऑब्जेक्शन डेट सेट करनी है। वो ऑब्जेक्शन डेट इसलिए सेट करनी है कि वो जो डाटा है उसका वो एम्प्लॉय के पास जाएगा, एम्प्लॉय उसको चेक करेगा कि मेरा डाटा सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। अगर वो डाटा सही भरा हुआ है तो वो उसको यस कर देगा, अदरवाइज उसको ऑब्जेक्शन रेज करेगा। अगर सारा डाटा सही है, एम्प्लॉय अगर कहता है मेरा डाटा सही है, तो आप उसको फिर यहाँ पर आ जाएगा, वो चेकर के अंदर मेकर में आ जाएगा। मेकर में आकर आप उसको एडिट करेंगे दोबारा, जो भी उसकी एडिशन करनी है। एडिट करने के बाद आप उसको फिर वेरीफाई करेंगे तो वो फिर चेकर में चला जाएगा। चेकर में जाने के बाद फिर आप उसको फाइनली वेरीफाई करेंगे। 5 बारी पूरा करना है, एक बारी चेकर मेकर फिर वेरीफाई होगा जाकर वहाँ पे, तो वो डाटा फ्रीज हो जाएगा। डाटा फ्रीज होने के बाद वो एम्प्लॉय हमारा HRMS पे दिखने लगेगा। HRMS में दिखने के बाद उसकी सैलरी जनरेशन का काम अब आप शुरू कर सकते हैं। बट सैलरी जनरेशन के बाद उसकी सारी एंट्रीज अभी भी पेंडिंग है। तो चेकर के अंदर मैं एक बार दिखाता हूँ आपको क्या क्या डाटा उसका पूरा करना है। आप उसकी सैलरी तो जनरेट कर पाएंगे, बट बाकी उसकी चीज़ें हैं जो है पूरी नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर उसके लिए आपको चेकर में जाके और उसकी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले वो डाटा यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे आप उसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद अब उसका जो डाटा पूरा करना है वो हमने फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाके पूरा करना है। फ्यूचर ट्रांजेक्शन में फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे सर। डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे पहले हम। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, सर्विस बुक का, ACR का और पनिशमेंट का। सबसे पहले हमने सर्विस बुक सिलेक्ट करनी है। सर्विस बुक सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, नाम आ जाएगा, सिलेक्ट करेंगे। ये इस साइड में हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दिख रहा है सस्पेंशन, सर्विस वेरिफिकेशन, सर्विस ब्रेक, लीव अवेट, ये सारे ऑप्शन हमारे को नजर आएंगे। जो न्यू एम्प्लॉई है उनकी ये चीज़ें अभी नहीं होगी, उनका तो सिर्फ आपको फैमिली डिटेल अपडेट करनी है, ये भी फैमिली डिटेल, फिजिकल डिटेल अपडेट करनी है, क्वालिफिकेशन अपडेट करनी है, अगर कोई उसके पास ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट है वो अपडेट करना है, लैंग्वेज अपडेट करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज उसको आती हैं, कोर्स उसने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है तो कोर्स अपडेट करना है। उसके अलावा बाकी न्यू एम्प्लॉय की कभी कुछ है नहीं, जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनका उनमें से कोई और चीज़ है तो वो भी आपको इसके अंदर अपडेट करनी है। इसके पश्चात सारा डाटा पूरा करने के बाद हम आएंगे इस वाले पोर्शन में जो है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन अपडेशन का। इसके अंदर उनकी पुलिस वेरिफिकेशन, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर, उनकी बेसिक पे अगर कोई किसी की गलत है तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो आप, उनकी आधार की डिटेल, उनकी फ़ोटो, उनकी जो सर्विस बुक है स्कैन करके अपलोड कर सकते हो आप इसके अंदर। अब उसके बाद नॉमिनेशन आ जाती है, उनकी नॉमिनेशन भी आप कर सकते हो इसके अंदर। ये नॉमिनेशन का ऑप्शन है सारा। नॉमिनेशन में भी 4 तरह की नॉमिनेशन है, एक तो ग्रेजुटी की है, एक GIS की है, एक प्राण नंबर या GPF की है और एक लीव एनकैशमेंट